नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में आयुक्त मनोज कुमार की पहल पर एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज चाईबासा के मांगलाल रुंगटा +2 विद्यालय में से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयुक्त मनोज कुमार द्वारा विद्यालय के बच्चों को खुद भी नशा नहीं करने और दूसरों को भी इसके लिए रोकने की शपथ दिलाई गई। मांगलाल रुंगटा +2 विद्यालय को नशा मुक्ति अभियान का मॉडल बनाया गया है। आयुक्त ने कहा कि स्थिति बहुत ही भयावह है। केवल प्रशासन और पुलिस के प्रयास से समाज को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए युवा पीढ़ी खासकर विद्यार्थियों को आगे आना होगा, तभी हम नशा मुक्त समाज बना पाएंगे। स्थिति बहुत ही भयावह है। आपसे उम्मीद है कि आप ड्रग के प्रति सजग रहेंगे या नो कहेंगे, और कहीं भी अगर मालूम होता है कि यहाँ ड्रग का कारोबार फैल रहा है या ड्रग के लिए हमें इंटाइज कर रहे हैं, हमको लुभा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ पाउडर फॉर्म में कुछ दे रहा है, हम उसको न यूज़ करें, यूज़ तो ना ही करें, किसी और को यूज भी ना करने दें और प्रशासन को तुरंत खबर दें। इसमें हमें आप युवाओं का सहयोग चाहिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इस युवा वर्ग को नशा से मुक्त नहीं कर पाएंगे। आप यस टू नो टू यस टू। थैंक यू वेरी मच। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अजय लिंडा ने विद्यार्थियों को ड्रग्स के दुष्प्रभाव से सचेत किया। कहा कि यह नशापान करने वालों की ज्ञानेंद्रियों पर कब्जा कर लेता है और कुछ भी सकारात्मक नहीं करने देता है, और तब मन में हीनता की भावना पैदा होने लगती है। का मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसी को हम लोग समझाने आए हैं। ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है और वो नैतिक कर्तव्य आपका नैतिक मूल्य है, और यही आपको पहचान देगा, इसी सब सफल हो जाएंगे। बहुत जगह आप लोग है ना यहाँ पे, उसमें क्या है जो ड्रग का जो बहुत लोग एडिक्ट होते हैं हमेशा, वो क्या कभी कभी सुनने होंगे बहुत मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। कुछ लड़के बोलेंगे बहुत मज़ा आता है, आपको जो पता भी नहीं है, और लोग बोलेंगे बहुत मज़ा है। एक यूफोरिया, एक अचानक मज़ा, बहुत खुशी, जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, आपको कोई शिक्षक बोल देता है कि आप बहुत अच्छे हो तो बहुत खुशी होती है। उसी तरह से एक यूफोरिया होता है एडिक्शन में, ड्रग लोग जो लेता है ना उसमें होता है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं ये हमको जानना जरूरी है। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? जैसे आपकी शिक्षिका ने कहा, आपके ज्ञानेंद्रियों को आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। वो जो ड्रग है वो आपके ज्ञानेंद्रियों को कर पाता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, हाँ, तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है। तो आपका ना मानसिक रूप से आपका कंट्रोल रहा, ना शारीरिक रूप से आपका कंट्रोल रहा। मानसिक रूप से मैंने मन की स्थिति, मैंने आप मन में कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन करने नहीं दे रहा है। आपको मन कर रहा है कि स्कूल जाना है, वो कह रहा है ना आज नहीं जाना है, चलो उधर दोस्त लोग हैं वहीं चल के कुछ नशीला पदार्थ लेते हैं। शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे, इसलिए कि जब खेलने जाएंगे खेल नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी है कि हीनता की भावना आ जाती है। एंटी ड्रग्स कैंपेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने भी बच्चों को नशा से दूर रहते हुए दूसरों को भी नशा से बचने के लिए प्रेरित करने की अपील की। भविष्य, आपके भविष्य से ही देश का और राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और किसी न किसी
प्रकार की बीमारी, चाहे वो मानसिक तनाव हो या बाकी जो परेशानियां उससे जूझते रहेंगे। विशेषकर आज की जो जीवन शैली है उसमें कंपटीशन है, कंपटीशन के साथ साथ ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। सिनेमा है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, सबको यही लगता रहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से पिछड़ रहे हैं, और वो पिछड़ना और वो जो प्रवृत्ति है कि हम दूसरों से पिछड़ रहे हैं, उसी से उत्पन्न होता है तनाव। प्लस आपका कंपटीशन कि मेरे साथ जो दूसरा बंदा है, अगर वो सिगरेट पी रहा है या अगर वो कोई भी नशे का पान कर रहा है, एक जो फीलिंग होती है कि वो बंदा अपने आप को हीरो बताता है और हमको लगता है कि हम उससे पीछे छूट रहे हैं। भावी पीढ़ी है जो कि आने वाले दिनों में देश को अपनी सशक्त भागीदारी से आगे ले जाने में सक्षम होंगे, उनमें एक बहुत ही बुरी लत धीरे धीरे लग रही है। और ये बुरी लत जो कि आने वाले दिनों में हमारे समाज को, परिवार को, हमारे राज्य को भी खोखला करते जा रहा है। यदि आज के दिन में यदि इस पे हम लोग कोई ठोस सकारात्मक पहल नहीं करते तो फिर आने वाले दिन में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा जिला बहुत ही खोखला हो जाएगा। और फिर वो जो हमारा सोच है कि विकास के आयामों को छू पाएगा, उससे अछूता है। दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने जोड़ा पोखर, केनपोसी एवं हाटगमरिया की पूजा समितियों के साथ बुधवार को अलग अलग बैठक की। वहीं क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हुए निदान कराने की पहल भी की। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि आयोजन को लेकर हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने युवाओं से पूजा और अन्य आयोजन को सौहार्दपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से कराने की सलाह दी। कहा कि खुद भी व्यवस्थित रहें और विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। दुर्गा पूजा समिति जोड़ा पोखर द्वारा आयोजन के 50वां वर्ष पूरा होने पर गोल्डन जुबली मनाएगी। बैठक में दुर्गा पूजा कमेटी ने विधायक से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने और सड़क के गड्ढों को आवागमन लायक बनाने की मांग की। इस पर विधायक ने एसीसी प्रबंधन से वार्ता कर स्ट्रीट लाइट और सड़क को दुरुस्त कराने की बात कही। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फुटबॉल टूर्नामेंट और दुर्गा पूजा का आयोजन में हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण बनाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे। वहीं हाटगमरिया में हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा करने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा अष्टमी को शाम 8 बजे से ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इस बाबत संचालन समिति का गठन कर जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो अभियान के तहत महंगाई और बेरोजगारी पर घर घर चर्चा करने की तैयारी है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें जिला संयोजक कुमार राजा ने बताया कि 10 अक्टूबर से जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र, प्रखंड और बूथ स्तर पर 82 दिनों की पदयात्रा की जाएगी। इस दौरान पार्टी के लोग जनता के बीच जाएंगे और महंगाई, बेरोजगारी सहित देश के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान लगभग 40,000 लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। कुमार राजा ने कहा कि प्रत्येक दिन सभी प्रखंडों में 2 पंचायतों के 10-10 वार्ड में अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य द्वारा पदयात्रा की जाएगी। नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन समस्याएं सुनी जाएंगी और देश के ज्वलंत मुद्दों पर
चर्चा भी की जाएगी। कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि ऐतिहासिक यात्रा देश में परिवर्तन लाएगी और लोगों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे समस्याओं से निजात दिलाएगी। सुनीत शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो कार्यक्रम देश में नफरत का माहौल के खिलाफ एक अभियान है, जिसे हर कांग्रेसी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुलाई 2020 में चक्रधरपुर थाना के इंदकाटा में दिलीप बोधरा नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट किए जाने से उसकी पत्नी पृथ्वी हांसदा की मौत हो गई थी। मृतका के पिता डोले हांसदा की शिकायत पर दामाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी बीच कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बाल मंडली में केंद्र सरकार के 8 साल के कामकाज पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ चाईबासा शहर के बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया। 8 सालों में इस सरकार का कामकाज कैसा रहा, इस पर बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे। शिक्षा जगत से डॉक्टर पद्मजा सेन एवं दीपेंद्र प्रसाद साव और अधिवक्ता के रूप में सुभाष चंद्र मिश्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों बुद्धिजीवियों ने 75 सालों में देश में हुए विकास सहित अन्य कार्य के साथ साथ पिछले 8 सालों में जो कार्य हुए उन पर तुलनात्मक रूप से चर्चा की। बुद्धिजीवियों ने माना कि बीते 8 सालों में देश की स्थिति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बदलाव हुआ है। कुछ बेहतरीन काम भी हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाई है। बुद्धिजीवियों ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। दिशा में काम हुआ है और कुछ ऐसा काम हुआ जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी नहीं था। जैसे कि नोटबंदी का 2 प्रभाव पड़ा। एक ड्रग्स में और काले धन में कहते हैं कि नियंत्रण करने की बात थी, लेकिन उस समय जो आप देख रहे हो कि 2000 का नोट आज कहाँ है, मार्केट में प्रचलन नहीं है, कहाँ चले गया। इससे मुद्रा की चलन गति बाधित हुई और अर्थव्यवस्था मंदी में आ गया है। मंदी से उभरने में उनको छटपट लग रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि रोजगार का अवसर जो सरकारी क्षेत्र में होता था उसमें भारी कमी आई है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो स्टार्टअप कंपनी के द्वारा जो नए उद्यमकर्ताओं को जो मिला है मौका, वो एक अच्छा संकेत है। तीसरी ओर देखेंगे तो मशीन द्वारा मानव को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिससे एक और युवा, दूसरा कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है। तो नए लोगों के लिए जो रोजगार का अवसर उत्पन्न होना चाहिए युवाओं के लिए, वो बाधित हो रहा है। और जहाँ तक देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक छवि सुधरा है हम लोगों का, सामरिक स्तर पर भी सुधरा है, लेकिन आर्थिक स्तर पर वो सुधार नहीं हुआ है जिसकी अपेक्षा हम लोग करते थे। तो ओवरऑल क्या लगता है, टोटल अगर ओवरऑल पूछा जाए कि परफॉर्मेंस कैसा है 8 सालों का, तो क्या आप बोलना चाहेंगे उसमें? मैं आर्थिक क्षेत्र में जहाँ तक बात करूँ तो आर्थिक क्षेत्र में वैसी कोई उपलब्धि नहीं है,
जिससे कि मतलब हम कहेंगे कि मतलब बहुत ही मतलब कि सकारात्मक काम हुआ है। वैसा मतलब एक आम नागरिक को जो दिखता है, हाँ कुछ लोगों को कुछ क्षेत्रों में कुछ में लाभान्वित हुए हैं, लेकिन वो क्षेत्र वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लेकिन आप गांव में जाके देखेंगे तो एक क्षेत्र है जिसमें कि काम हो रहा है, वो है सड़क निर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों का जो लाभ था वो ख़त्म हो गया है। अब व्यापारियों में भी देखेंगे तो व्यापारियों में भी वो उत्साह नहीं, GST से परेशान है। तो ये जो लाभ होना चाहिए, इसमें एक मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार उसको समालोचना करना, एक बार उसको विचार करना। मोदी जी का विदेश नीति इस बात को इंगित करता है कि अभी जस्ट संघाई मीट जो हुई उसमें 1-to-1 मीट जो वो पुतिन जी के साथ कर रहे थे, पुतिन जी को यह कहने की स्थिति में रहे कि पुतिन जी युद्ध नहीं, अब शांति चाहिए, विश्व को शांति चाहिए, और उसका असर हो रहा है। ये हमारी विदेश नीति की सफलता है कि हम एक साथ रूस और अमेरिका दोनों को मैनेज कर पाते हैं। इससे देश के आंतरिक मामलों में भी कुछ सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है क्या? अवश्य की जा सकती है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और रूस पर सैंक्शन पश्चिमी देशों ने लगाया, जब रूस ने हमें सस्ती तेल का ऑफर दिया तो अमेरिका के दबाव में न आते हुए हमने सस्ती तेल खरीदी। आप कल्पना कीजिए यदि वह तेल हम नहीं खरीद पाते तो हमारी स्थिति भी पाकिस्तान श्रीलंका जैसी होती। लेकिन आज हम स्टेबल देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल है और इसका आंतरिक व्यवस्था पर असर तो पड़ता ही है। पेट्रोल डीजल का भाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी समाज के सभी वर्गों पर इसका असर पड़ता है। इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? अगर देखा जाए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो क्या लगता है कि भारत किस ओर जा रहा है? भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं अगले 10 से 15 वर्षों में हम एक विकसित राष्ट्र होंगे और विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ऐसे हमारी एक महिला होने के नाते मुझे वो स्टेप्स या नरेंद्र मोदी जी की वो चीज़ें, वो योजनाएं जो कि महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही अथवा हैं, वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे मोदी जी के आने से पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं कि महिलाओं को शौचालय की ज़रूरत है और शौचालय के बिना उन्हें किन विपत्तियों का या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक पहला स्टेप था उनका, ये पहली भूमिका जो थी, ये इसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया था उस समय में। उसके बाद अगर आप लें तो स्वच्छता के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था उसमें भी एक भावनात्मक लगाव ये परिलक्षित होता है और मैं समझती हूँ ये महात्मा गांधी की अनुप्रेरणा से लिया गया था। फिर अगर आप देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अक्सर इसके पहले लिंगानुपात की चर्चा करते थे, इस समस्या की चर्चा करते थे, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका एक रोड मैप और एक निश्चित तौर पर बिंदुवार एक योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मिली। हालांकि ये कहा जा सकता है कि क्या पूरी आदर्श स्थिति आ गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है लिंगानुपात में, इसमें कोई शक ही नहीं है। और कन्या जो शिशु हैं उनकी देखभाल में भी इस योजना से काफ़ी सहायता मिल रही है। फिर उज्ज्वला योजना को लीजिए, किसने सोचा था कि धुएं में महिलाओं को खाना बनाने में कितनी असुविधा होती है या उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे भी उन्होंने एक सोचा। वो न सिर्फ आप कह सकते हैं बौद्धिक स्तर पर समस्याओं के बारे में सोचते हैं, बल्कि एक भावनात्मक लगाव उनका देश के साथ या लोगों के साथ होता है, जिसके कारण वो इन चीज़ों को इतनी गहराई से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर आप ट्रिपल तलाक को भी इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं
उन्हें इसके कारण किस तरह के मनोवैज्ञानिक या आर्थिक या सामाजिक लांछनाओं का शिकार होना पड़ता था या इसके बारे में भी इसके पहले उन लोगों ने सोचा नहीं था, और शायद बिल्कुल असंभव लगता होगा उन्हें कि कुछ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सभी ये कर दिखाया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे सिर्फ एक ही ऐसे प्रधानमंत्री इसके पहले याद आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में उस वक्त थी, जब उन्होंने कहा था, संभवतः 1962 का वो बैकग्राउंड था चीन के साथ युद्ध का। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।